ये बोलते हैं ना मेरी ज़िंदगी तो नर्क हो गई है। आज के टाइम में बहुत लेडीज़ बोलती हैं, चाहे वो कुछ भी कर रही हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी बेकार है। बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट आया था, कुछ आया तो? या मैं उस वक्त में 30,000 निकाल लेती, तो मतलब 2010 की बात की। पैसे भी कमाए और एक्सपीरियंस भी लिया। हाँ, वहाँ पे अच्छी अचीवमेंट भी रही। मेरे पास 100 से ज़्यादा टीम मेंबर्स थे मेरे पास। आपने इधर भी गए हो? हाँ, वेरी गुड। इन बिटवीन तो बहुत कुछ, पहले जॉब टू बिजनेस। तो जब मैंने माइंड पावर वर्कशॉप की 2 दिन की, स्नेह देसाई जी ये से सब। मुझे बोला था मैंने भी करी है स्नेह देसाई सबकी। मेरा है ना, मतलब 2 दिन में ना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखने लगा कि अब समझ में आ रहा है कि मैंने लाइफ में अचीवमेंट्स तो लिए। मेरे हिसाब से आप खुद की इम्प्रूवमेंट खुद में कितना लेके आते हो पर डे, ये मायने रखता है। आपने एक थॉट दिया नेगेटिव, वो आपके 48 आवर्स खराब करेगा। कोई एक केमिकल रिलीज होता है जो सैडनेस का होता है, वो 48 आवर्स तक आपके साथ रहता है। हाँ, वहाँ की जो एनर्जी है ना, इतने सारे लोग वही चीज करना है जो आप करने हैं। आप अपने ना पहले प्रॉब्लम को ना लिखिए, ऑन पेपर उतारो उस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है। सॉल्यूशन मिल जाता है लिखने से। अगर आपका प्रॉब्लम पैसा है तो पैसा लिखो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो कि कर्म करने की कितनी वैल्यू होती है। नॉलेज आप सब लेते हो, मैं जानता हूं, इतनी किताबें पढ़ लेते हो, यूट्यूब पे इतना ज्ञान है, सब कुछ देख लेते हो, पर इंप्लीमेंट कितना करते हो ना, वहां चीजें मैटर करती है। आज इन्हीं सब चीजों पर बात भी होने वाली है इस पॉडकास्ट में, क्योंकि एक ऐसी कहानी आपको शेयर होगी ना जो आपको हिला के रख देगी। आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, और एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपकी जिंदगी को बदल देगी। तो अब सोच सकते हो कि हम किस जगह जाने वाले हैं, क्या कहानी होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी लेडी है जिन्होंने खुद को चेंज कर दिया है, पूरी तरह चेंज करा है। उनके ट्रांसफॉर्मेशन भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या चीजें करी है, उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो करे थे अपनी लाइफ में, लाइफ रूल्स, वो आपको भी सीखने को मिलेंगे आज एक पॉडकास्ट से। वो अभी क्या क्या चीजें कर रही है, तो ये इस एक पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना, कोई भी पार्ट को मिस मत करना। तो स्वागत करते हैं हम अपने गेस्ट कोकिला जी का। मैम कैसे आप? थैंक्स अ लॉट। मैं पहले तो आपकी आभारी हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, अपने बारे में बता सकूँ, क्योंकि मैं 3 साल से लोगों को बता ही रही हूँ, बड़े टुकड़ों में। आज आपके माध्यम से मैं बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुँच सकती हूँ जो कोई ना कोई इंस्पिरेशन शायद ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ही डाउनफॉल में हो, कहीं ना कहीं उनको लगे कि हाँ हमने इनको सुना है तो हमारा सुनना जाया नहीं गया। मैं आपको अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर हुई है वो कैसे हुई है, मैं यहाँ कैसे बैठी हूँ, हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे आज वैभव के साथ। मैम आप पहले तो मुझे एक चीज बताओ। आपने बताया कि लोग डाउनफॉल से ऊपर आने वाले। आपने भी काफी ज्यादा एक डाउनफॉल देखा मैंने बहुत देखा है ना, लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हुई होगी। मेरी शादी से पहले भगवान ने मुझे कुछ ऐसी सी परिस्थितियों में डाला था कि, या मेरे कर्मों ने डाला होगा पिछले जन्म के। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पास करना टच करते हैं। या हाँ। तो मैं अपने बचपन से शुरू करूंगी। मैम एक जो शुरू से कहानी को लेकर चलेगी, शुरुआत कैसे हुई, कोकिला जी का बचपन कैसे बीता है, बचपन से लेकर अभी क्योंकि अगर मैं बचपन नहीं बताऊंगी तो मैं यहाँ आई हूँ तो ये नहीं समझ में आ पाएगा। हाँ, किसी के। तो आप फ्रॉम द स्टार्टिंग अपनी कहानी को रखना। बिल्कुल। तो पहले ये बताइए कि एजुकेशन जो आपकी पढ़ाई की थी उस टाइम पे क्या क्या चीजें? दरअसल में मेरे पापा का ट्रांसफर बहुत होता था। उस एक जगह से नहीं हम बने हैं, हम सारे भाई बहनों के अंदर कहीं ना कहीं इस पूरे देश का कोई ना कोई मिट्टी हमें छुई है। अरे वाह। तो जैसे हम बिहार, आंध्रा में भी, तमिलनाडु तक, तिरुपति बालाजी हो चाहे नेल्लूर हो, हम बहुत जगह रहे हैं। और मुझे आज देखने वाले, सुनने वाले, बचपन से आज तक जितने लोग, मैं जितनी जगह गई हूँ शायद उन तक भी मैं पहुँच पाऊँ। तो कोकिला को जो जो लोग याद करते हैं बचपन से अब तक, उन्हें कोकिला इस रूप में नजर आएगी जो आज है, जो पहले कभी नहीं थी। क्योंकि एक शाई थी मैं बहुत ज्यादा, लोग लड़ते थे मैं रो देती थी। अच्छा, मतलब मैं उतनी शाई थी क्योंकि हमें क्या ना, जब एक बच्चा जॉइंट फैमिली में बड़ा होता है तो वो बच्चे का और न्यूक्लियर फैमिली में जो बच्चा पढ़ा होता है उस या पल रहा होता है उसमें बहुत अंतर होता है।
तो जब हम पैदा हुए थे तो हम न्यूक्लियर फैमिली में ना होके एक जॉइंट फैमिली थे, दादी बाबा चाचा ताई ताऊ चाचियाँ, काफी ढेर सारे बच्चे थे हम, 13 भाई बहन हैं चाचा ताऊ के मिला के। क्या बात कर रहे हो। तो ओ भाई साहब। हमारा बचपन ऐसा था कि हम जो आप आज का बच्चा सोच भी नहीं सकता है, हाँ। हमने वो बचपन को जिया है। जिया है आपने वो बचपन। वो बारिशों में मिलके नहाना, खेल कूद, बहुत उछल कूद करना, और मुझे बारिश बहुत पसंद है। कुछ भी हो जाए बारिश में नहाना है, बचपन से ही है। वैसा वैसा आगे। और 4th और 5th के बाद 3rd के बाद पापा हमें ले गए आंध्र प्रदेश में। हमारा कुछ टाइम बीता गुंटूर और विजयवाड़ा में। अच्छा। और वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी लगी हमको, आज तक याद है मुझे। कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग से भी बहुत कुछ सीख रहे हो गया ना। तब नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है, क्योंकि जब आप छोटे हो, बच्चे हो, 3rd क्लास का बच्चा कुछ बड़ा नहीं होता है ना। तो 3rd to 8th मेरा बाहर ही ट्रैवलिंग हम लोगों की पापा के साथ रही। वहाँ हमने स्कूलिंग की, डे बोर्डिंग्स की। अलग अलग स्कूलों में जाने के बाद हमें ये पता लगा कि शिक्षा कहाँ कहाँ अलग अलग है, कैसी। हर जगह एजुकेशन डिफरेंट थी। एजुकेशन में डिफरेंसेस तो हैं। और दिल्ली, सॉरी कि मैं चैनल पे बोल रही हूँ, दिल्ली इज द वर्स्टेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है। दिल्ली इज द वर्स्ट प्लेस फॉर एजुकेशन। एजुकेशन क्यों मैम, ऐसे क्यों कहा आपने? आप अगर आंध्रा में को जाते हैं या साउथ इंडिया में जाते साउथ इंडिया, तो वहाँ कल्चरल स्किल्स ये आपको बचपन से सिखाया जाता है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि मैं 8th to 12th यही किया है मैंने दिल्ली में, सरकारी स्कूल ही, पहले सरकारी स्कूल ही होते थे। मैं कर रही हूँ, मैं 1996 में पास आउट हुई थी 12th क्लास। तो आप समझ सकते हो अब हम 2026 में 2026 में बैठे हैं। बहुत वास्ट पीरियड जा चुका है। और आज भी वो टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, कुछ टीचर्स उनके साथ मैं आज भी एसोसिएट। क्या बात कर रहे हो? मतलब इतने सालों के बाद आज भी हमारी जिन्होंने मुझे 9th and 10th में पढ़ाया था, उनसे आज भी मैं आज मिलती हूँ। आज भी वो आपके जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई थी, मैं उनसे भी मिल रही हूँ। उनके जरिए और भी टीचर से मिल You're good in relations. आई होप मुझे भगवान ने उस तरीके से बनाया है कि मैं लोगों को अपने साथ रख सकी। 25 साल का कैरियर रहा मेरा। हाँ, इस बीच है ना बहुत कुछ हुआ था घर में। क्या हुआ था? जब हम 10th and 11th पास आउट हुए, पापा को हार्ट अटैक से गुजरना पड़ा मेरे। तो मतलब हार्ट अटैक आया तो पापा आंध्रा में थे, हम लोग दिल्ली में थे। अपने चाचा जी हैं तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के जॉब इधर आना पड़ा। तो वो एक डाउनफॉल था हमारी फैमिली के लिए। तो इस वजह से मैंने 12th पास आउट जब किया तो मैंने सीधा जॉब ली। एंड माय फर्स्ट जॉब वाज एज एन हेल्पर बैंक, क्योंकि 12th में हो आप, 12th से निकले हो तो आपको कितने की जॉब मिलेगी। और उस वक्त जो पैकेज चलता था ना हेल्पर बैंक का, इट इज समथिंग 900 और 1000 फीस है। अच्छा, इट्स 1996 की बात है। तो उस वक्त वो मेरे लिए भी रकम थी उस टाइम पे। ये 1000 रुपए उस टाइम पे मायने रखते थे, बहुत ज्यादा। आप उस 1000 रुपए में है ना दूध और सब्जी का खर्चा निकाल सकते थे अगर आपके पास अपना मकान है तो। कितना उस टाइम पे हो जाता था। फिर हमारी स्केल बढ़ी थोड़े टाइम बाद, तो इट्स अप्रोक्स 2500 रुपये, फिर 3.5, फिर 4.5। मैंने एज अ हेल्पर रैंक 10 ईयर वर्क किया है, अप्रोक्स 9.5 ईयर। बट अब यहाँ इंस्पिरेशन वाली बात क्या है, मैं बेशक किसी भी जगह रही, मैं बेशक कहीं भी रही, मैंने अपने से ऊपर वाले को ही फॉलो किया। When you follow a down person, you will go to them. आप उस परिस्थिति में पहुंचोगे जिनको आप फॉलो करते हो। तो आप ये कह रहे हो कि मैंने जिन्हें फॉलो किया वो मेरे सीनियर से। मैं हेल्पर रैंक में होके भी खाना मैं अकाउंटेंट्स के साथ खाती थी, सीनियर्स के साथ, मैनेजमेंट में जो लोग थे। आपकी संगत अच्छी थी? मेरी संगत बहुत अलग थी, क्योंकि मुझे सीखने की बहुत ललक थी। किसी ने कहा है ना कि हमारा जो लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, जो लाइफ चेंज होती है, उसके पीछे सबसे बड़ी चीज होती है संगत, कि आप किन लोगों के सराउंडिंग्स में रह रहे हो। एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में आज हैं, हाँ जी, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हैं, वेदर यू आर अ हेल्पर, वेदर यू आर अ सुपरवाइजर, किसी भी जगह पर, एनी प्लेस, यस मैम, आप अपने से बड़े से सीखिए
वो डांट रहा है तो उसको आपसे ज्यादा आता है, इसलिए वो आपको डांटा। अगर आप उसकी डांट को, फटकार को ये समझ रहे हैं कि नहीं ये तो मेरे ऊपर बैठा हुआ है, बस दबा रहा है मुझे, आप उनके साथ ना टॉक कीजिए, जो मैं करती थी। सर ठीक है, उस टाइम हो गया, दोबारा बैठते हैं। सिंपल है, लर्निंग की वैल्यू रखो। लेकिन मैं इस पे ज्यादा बात करना चाहूंगी, थोड़ा सा 5 मिनट। अगर मुझे लगता था कि मेरे एक सीनियर चले गए हैं, दूसरे आए हैं, तो नो डाउट कहीं ना कहीं पर पर्सनालिटी तो वेरी करेगी। हर अलग अलग इंसान होता है, एक बहुत जॉयली होते हैं, तो एक थोड़े से हमें, जिसे खड़ूस बोलते हैं लोग सॉरी पवन सर, हमारे मेरी और उनकी नहीं बनती थी जो लास्ट में मुझे मिले सर, बट आज बहुत अच्छी बनती है हमारी। अच्छा, आज भी है। फिर तो ये पॉडकास्ट पक्का देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं इसलिए पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। सो उन्होंने जैसा भी था उस टाइम बुरा लगता था, लेकिन जब मैं बैक देखती हूँ फिर नहीं, आज अगर मैं उनकी जगह होंगी तो शायद गलती करने वाले को तो मैं डांटूंगी। 100% है ना? तो दैट्स द रीजन कि मैं रुक गई। आपको उसी वक्त समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ आपको सॉरी बोलनी है और कहाँ आपको थैंक यू बोलना, ये आपको पता होना चाहिए। वो मैंने सीखा मेरी लाइफ में। जो मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूंगी। मैम प्लीज। स्वामीनाथन सर थे जब मैं हेल्पर रैंक में थी। डॉक्टर कपूर थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट भगवान वो जहाँ भी हों बहुत अच्छे हों। ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, बट अंदर से बहुत नर्म, एक नारियल की तरह। अच्छा। सेकेंडली हमारी थी एक मैगी मैम बोलते थे उन्हें, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं, बट शी इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन जिसने मेरी ये नाक को थोड़ा नीचा करना सिखाया, गुस्से को कम करना सिखाया। ईगो डाउन, ये चीजें डाउन। वो मेरी बहुत सीनियर थी एंड मैं गुस्से में कभी कभी कुछ भी बक देती थी। होता है, एंगर से हमारे डिसीजंस और हमारा क्योंकि उस वक्त मेरे घर के हालात थोड़े गड़बड़ चल रहे, तो एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया, एक और सीनियर ने, दोनों ने बैठ के मुझे बोला कि तू ऐसी नहीं थी जैसी अभी तू हो गई है, क्या है कारण। सिंपल है, इंसान गलत नहीं होता है, परिस्थितियां, सिचुएशंस उसको चेंजेस देती है। जब मैंने उनको बताया कि हमारा घर गया, मेरे पापा को हार्ट अटैक आने के बाद हमारा मकान बिका, तो वो इसलिए बिका था क्योंकि ट्रीटमेंट में खर्चा या क्या था? नहीं, ट्रीटमेंट के खर्चे से कहीं ज्यादा तो कहा, मतलब कैसे बिका, क्यों? वो घरेलू कहानियां हैं है ना? तो जिस जगह पर हम गए थे, जो हमारा पुश्तैनी घर था, वो हम बना ही नहीं पाते थे, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था एक्चुअल। समझ गया। तो इस चक्कर में हमें वो घर को सोर्ट आउट किया, फिर उसके बाद हमने जहाँ लिया वो भी हमारे पास नहीं रहा। अंधा विश्वास पापा सब पे करते थे, माँ भी कर दिया, किसी की गारंटी दे दी उन्होंने, एंड वो भी हमारे हाथ से, वो 200 गज का मकान कोठी बनाई थी, वो भी चली गई। नो वे भी। हाँ, इन बिटवीन है ये सब चीजें, जब मैं गुजर रही थी बहुत सारी चीजों से। ये जो 10 साल का था, जो मेरा हेल्पर रैंक में था, मैंने उसी फ्रेज में जब मेरा मकान गया, उसी फ्रेज में जब पापा को दोबारा से हार्ट इश्यूज शुरू हो गए, बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, तो एंगर इश्यूज आने शुरू हुए, तो शी वॉज ए क्रिश्चियन लेडी, मैगी मैम। और आज वो जहाँ भी हैं, वो अगर मुझे सुने तो मैं बहुत आभारी हूँ आज भी उनकी। राजकुमार सर, फिर डॉक्टर ठाकुर, डॉक्टर मधुर सर, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे वो एंगर इश्यू को पनपने नहीं दिया, उसको वहीं कैसे शांत कर सकती हूँ और अपने काम को कैसे एफिशिएंटली कर सकती, उस पे उन्होंने मुझे फोकस कराया। मैं आज भी लिटरली उन सबका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। मधुर सर आज भी मेरे साथ एसोसिएटेड है, पवन सर भी हैं। 2-3 नाम जो मैंने लिए वो कहीं गुम गए, और कहीं ना कहीं आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। हाँ, मैं वो मिला। बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ही नहीं, ये वो लोग हैं, जितने लोग मेरे साथ काम करते थे वो सब उनकी रेस्पेक्ट करते। तो अच्छी बात है ना, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, सीनियर से सीखना। इन लोगों ने मुझे उनकी बात बताऊं, मैं तो पहले मैनुअल में वर्क करती थी, केमिकल वर्क। सेकंड वर्क मेरा जो आया फोटोलिथोग्राफी का, वो फिर हम एक टाइम ऐसा आया कि सारा कुछ मशीनरी आ गई, तो हमने मशीनरीज पर भी वर्क किया। ओके। ऐसी ऐसी मशीनरीज थी जिसमें मतलब चाइनीज मैनुअल है, हमें कुछ नहीं आता है,
मैं ट्वेल्थ थी, हिस्ट्री पास आउट, और उसके बावजूद तो आपने 12th के बाद ही काम स्टार्ट कर दिया था? हाँ, मैंने बताया ना कि मैं जैसे ही 12th पास आउट हुई, मैंने, क्योंकि घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे जॉब लेनी ही पड़ी। अच्छा, तो तो इसलिए ऐसा हुआ था। आई वॉज 18, अभी मैं पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए मुझे इंटरव्यूज पे रखा गया। दैट कंपनी इज कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड, अब मोहाली शिफ्ट हो गई है, नारायणा में भी है, मोहाली में भी है। वहाँ मैंने 9 साढ़े 9 साल के करीब काम किया, 9 साढ़े 9 काम किया। ओके। तो लगा सकते हो 18 साल की जब हुई, 21 नवंबर को मुझे कॉल आया कि आप 18 के पूरे हो गए हो, आके ज्वाइनिंग लीजिए। अच्छा, एंड इन बिटवीन मैं 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठी इंटरव्यूज के लिए, बार बार बुलाया ये गया। मेहनत करी आपने। एंड आई एम इन मैं एक ऐसी हुई कि ये पता नहीं पिछले जन्म का है या आपका है, क्योंकि मैं बहुत है ना हठी स्वभाव की मान सकती हूँ आपको, अपने आप को। जिस स्वामीनाथन सर को मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, उनके बाद जितने लोगों ने मुझे बुलाया ना उस डिपार्टमेंट में, मैंने सबको मना कर दिया। मेरा स्वामीनाथन सर ने इंटरव्यू ले लिया, आई विल गो थ्रू, मैं उन्हीं के साथ काम करूंगी। एंड आई डोंट नो कि मैंने किस किस बड़े सीनियर को मना किया था, वो मुझे अंदर जाके पता चला। क्यों करा होना? स्वामी सर का स्वभाव मुझे अच्छा लगा था, स्वभाव सभी का अच्छा था, पर पता नहीं क्यों, वही है ना, मैं ये नहीं बोल सकती पता नहीं क्यों, कनेक्शन मिलेगा ना कि जैसे उनसे सीनियर भी थे जिन्होंने मेरे इंटरव्यूज लिए, मिस्टर रावत इज देयर, मिस्टर करमवीर वाज देयर, बट स्टिल आपने मैंने उनको बोला कि सर आपने मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया, मेरा तो इंटरव्यू हो चुका है। हाँ, उन्होंने बोला हम ले लेंगे इंटरव्यू, तो क्या हो गया, हमारे डिपार्टमेंट में भी तो चाहिए ना, क्योंकि रूम्स अलग अलग थे। मैं जहाँ गई वो येलो रूम था, जहाँ करमवीर सर काम करा रहे थे वो अलग रूम था, अलग थेरेपी, वो अलग से केमिकल। अच्छा, येलो रूम इसलिए क्योंकि जो आपका मेरा काम था फोटोलिथोग्राफी लैब में एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, नाम सबने सुना हुआ है, आज सुन रहे हैं। बिल्कुल। मैंने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनते देखा है कंपनी में, और उसमें प्रोसेस किया है। तो हमारा रूम येलो रूम रहता था, 9.25 साल मैंने येलो रूम में ही काम किया है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे, मैं एक जगह नहीं बंधी। सबसे बड़ी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप एक स्टेज पे बंदो मत, आपको एक स्टेज आ गया है, आप उससे नेक्स्ट स्टेज के लिए बोलो सीनियर को, सर ये मेरा हो गया है, अब आप क्या मुझे अपना नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, चाहे हम सरकारी नौकरी में हैं, चाहे प्राइवेट में हैं, चाहे कहीं पर भी हैं, अब वही स्टक हो जाते हो। हाँ, क्योंकि ना हमें लगता है कि इस कुर्सी पे बैठे हैं, पैसा आ रहा है, फिक्स अमाउंट है, तो अपना निकल जाएगा। अगर मैं वहां पे ये नहीं सीखा होता ना कि मुझे नेक्स्ट स्टेप सिखाओ, अगला स्टेप सिखाओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ, तो 10 साल में जो मैंने सीखा वो उस रूम का कोई काम नहीं था जो मुझे नहीं आता था। कोई भी एब्सेंट है मैं काम कर लेती थी, क्यों, क्योंकि मुझे सीखना था, एक सीखने की भूख थी। बिल्कुल। उसके बाद है ना एक नाइट्रिक मशीन आई, नाइट्रिक ऐसा होता है जिसको अगर आप सूंघ भी लो, सूंघने के बाद भी आपको नहीं पता लगेगा, मर जाएगा वह। क्या बात कर रहे हैं, मर जाएगा बंदा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, प्लाज्माज होते हैं, तो ये मशीनरीज थी वहां पे। तो वहां से आपको बहुत, तो जब मैंने पहली बार मुझे खड़ा हुआ देखा एक सीनियर मैनेजमेंट में, तो भाग कर आई कि इसको किसने खड़ा कर दिया है, कहते इसने बोला कि मैं ही चलाऊंगी इस मशीन को, कोई आने को तैयार नहीं है। कह रहे ये करेगी, कह रहे पैरामीटर्स वगैरह इसको पता है, कहते अकेला घोड़ा क्यों किया हुआ है, तब मैं करा था। मैंने किया था, मैंने जब तक छोड़ा तब तक किया। अच्छा, मैंने बहुत सारी मशीनरीज चलाई हुई हैं जो अभी लोगों को नाम भी नहीं पता हो। तो आपको आता है चलाना? अब तो खैर हाँ, अगर मुझे दोबारा 15-20 मिनट करेंगे कोई बताएंगे तो मैं शुरू हो जाऊंगी। वहाँ पर एक थे हरप्रीत सर, मंजीत सर, जो मैंने उसमें थे मैकेनिकल में, मिस्टर भाटिया, इन लोगों ने मुझे मशीनरी की फर्स्ट एड सिखाई। अच्छा, मतलब कैसे ठीक होती है ये सब चीजें? जैसे हम मशीन पे काम कर रहे हैं तो कोई दफा क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि जी ये तो खराब हो गई, ठीक करके दो। मैं उनको बोलती थी कि आप ये बताओ कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप, आप तो सेंसर्स वगैरह क्लीन करके ही गए हो ना, बस मुझे बताओ ना कैसे सेंसर क्लीन होता है, मदरबोर्ड कैसे निकल के डलता है। तो आप से बोलती थी कि ये सिखाओ? हाँ, मैंने बोला है, अंदर से चाहत होती होगी ना कि तो मैंने बोला कि सर जो आप करते हो, कहते हैं सारा कुछ तू ही करेगी तो हम क्या करेंगे, क्या करिए, सही बात। मैंने कहा सर आपके पास बहुत सारी मशीनरी है, कम से कम मेरी मशीनरी से तो आपको दिक्कत ना हो। तो मैं क्या करती थी ना, मैंने सीखा खड़े रह रहे के चीजें,
फिर मैंने मशीनरी का प्रोग्रामिंग सीखी। JMT आती है। हाँ, मैंने प्रोग्रामिंग भी की हुई है मशीनरी की। उस पे उन्होंने बोला, न्यू मशीन आई थी कोई, तो हमने बोला सर शट डाउन होता था हमारी कंपनी में 3 महीने में एक बार, सब कुछ बंद हो जाता था, इंटरनल एसीज क्लीन होते थे हमारे। ओके। तो पूरा मतलब आप ये सोचो कि जैसे कोई सफेदी करने के लिए ना आपको सारी चीजें पन्नियों से बंद कर दे, बस ऐसा होता था। तो वो टाइम होता था हमारा क्लीनिंग एंड मस्ती का थोड़ा सा। समझ गया। तो अभी सुनेंगे तो मस्ती करते थे ये लोग। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर प्रोग्रामिंग सिखा दो। कहते सर अंताक्षरी खेलो तो प्रोग्रामिंग की पड़ी हुई है। सब खड़े होके बीच में अंताक्षरी खेल रहे थे कि जब तक रैप हटता है तब तक टाइम पास कर ले। मैंने कहा मुझे प्रोग्रामिंग करनी है विद इन 2 days। मतलब उसके बाद प्रोडक्शन चालू हुआ। मतलब जब लोग मजे कर रहे थे आप काम की भूख में काम कर रही थी। मैंने वो प्रोग्रामिंग, कितना? मेरे सीनियर ने बोला, क्योंकि चाइनीज मैनुअल था वो पूरा, हाँ। या जापानीज था, और ये अभी थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। उन्होंने बस आए, बटन दबाए, ये ऐसे 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 हो गया। बेटा सर इधर से गया, उधर निकल के डस्टबिन में चला गया। आई वॉज लाइक दैट। कहते बोला मजाक नहीं कर। मैं मजाक नहीं कर रही। कहते ये ले पकड़ मैनुअल, मैं इसमें ना कुछ चीजें लिख देता हूँ इंग्लिश में, अब तुझे क्या बनाना है। मैंने बोला कि जो अभी आप एक न्यू प्रोसेस लेके आए हो, मुझे उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। कहते क्या ये प्रोग्रामिंग तुम, मैं कहा दूसरे वाला खाली है ना स्लॉट, उसमें एक प्रोग्राम खाली है, 2-3 प्रोग्राम खाली हूँ, मैं उसमें प्रोग्रामिंग करूँगी। अच्छा। 2 दिन में मैंने वो प्रोग्राम सेट किया, वो ओके हुआ। सर ने बोला तूने हमारे 15 दिन बचा दिया। क्योंकि मैं मैनुअल भी कर चुकी थी वही प्रोसेस को, मैंने वही प्रोसेस को मशीन में कर, मशीन पे भी कर दिया। और मुझे पता था कि मेरा कितना टाइम बचेगा इससे, टाइम सेव कर। क्योंकि मैनुअल में फ्यूम्स आती थी। अच्छा। और फ्यूम्स की वजह से ही मुझे मेरे फेफड़ों में पानी भर चुका था 1998 में। क्या बात कर रहे हो? मेरे एक पूरे फेफड़े में पानी भर लिया था। उसको सिरिंज से निकालने की कोशिश की गई तो वो नस नहीं मिली। तो जैसे आप ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो फेफड़ों का पानी निकाला जाता है सिरिंज लगा के। सिरिंज लगा के सिरिंज में ही एक पाइप डाल देंगे, वो पानी निकलता रहेगा। बट उन्होंने गलती क्या की, वो जो कैडुला वहां पे छोड़ना चाहिए था उन्होंने रिमूव कर दिया डॉक्टर ने। अब वो दोबारा से जब उसको पीट पीट कर नस उठा रहे थे, क्योंकि पानी भरा हुआ है वहां पे, वो नस नहीं मिली। तो मैंने 10-12 महीने के करीब दवाई खाई फिर उसकी, और वो भी बहुत स्टेज बेकार था सच में। बट निकले उस फ्रेज से भी। उसके बाद मैंने सर को मना कर दिया कि मैं मैनुअल प्रोसेस में नहीं जाऊंगी। तो जब मशीन्स आई तो मैंने मशीन्स को भी प्रोग्रामिंग सेट की। फिर मुझे लगता था कि मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि आप बेटर करना चाहते हो। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आपको लगना चाहिए कि आप और बेटर कर सकते हो और करना चाहते हो। अंदर से आता है अंदर कि से आपको होना बेटर करना है। तो सर ने बोला एक काम कर, इन्वेंट्री बनाना स्टार्ट कर दे इसी काम के साथ साथ। ठीक है। मैं कहा ठीक है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को चाहिए मुझे। तो मैं ट्रेनर भी बनी। मैं कहा सर बच्चे लाओ, मैं ट्रेनिंग दूंगी, और फिर मैं इन्वेंट्री पे भी काम करूँगी। अच्छा। उस कंपनी से निकलने से पहले वहाँ सुपरवाइजर रैंक का किसी को नहीं मिलता सर्टिफिकेट, हेल्पर का ही मिलता है। मैं बाहर आई थी, हैंड रिटन सुपरवाइजर एंड अबव का सर्टिफिकेट लेके आई थी, क्योंकि मैं क्यूसी कंडक्ट भी करती थी, मैं क्यूसी के जितनी भी मीटिंग्स होती थी उसमें भी जाती थी, एंड आई वॉज अ हेल्पर रैंक। तो बार बार कहने का मतलब यही है, डू नॉट सरप्रेस योर सेल्फ इन वन स्टेज। केस करो, फिनिश नो। आपको आगे सीखना है, आपको आगे बढ़ना है, और जब आपको लगे ना कि हाँ अब यहाँ से बाहर आना चाहिए, हाँ जी, कुछ और देखना है, तो आपको डिसीजन तुरंत लेना चाहिए। 9.25 साल की जॉब में मैं भी वो जॉब को कंटिन्यू कर सकती थी, बट मेरे एक बेटा हो चुका था तब तक। 2004 में शादी हुई, 2005 में बेटा हुआ मेरा, 2006 के मार्च में मैंने क्विट किया था अपनी जॉब। तो बेबी की वजह से, मतलब बच्चा छोटा उस समय, क्योंकि मेरा बेटा मैच 3 महीने का था उस टाइम, अक्टूबर में था, 3 महीने का मैटरनिटी लीव, एंड देन उसके बाद 3 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी। और उसके बाद मैं 100%
अपने घर को और अपने बेटे को डिवोट हो गई। घर पे टाइम देने लग गए। बिल्कुल। जिंदगी यहाँ भी रुक सकती थी हाँ क्योंकि मेरा दूसरा बेटा 2008 में हुआ। मतलब वो ये 2-3 साल का गैप ही है। 2005 में बेटा हुआ था अक्टूबर में, बड़े वाला बेटा, करण नाम है जिसका। एंड 20 साल पूरे कर चुका है लाइफ के अपने। और अभी वीडियो एडिटर है। अरे वाह। और छोटे वाला बेटा अभी 12th पास आउट के लिए है, कॉमर्स साइड से कर रहा है केंद्रीय विद्यालय में। हाँ। KV4 में है वो। जब वो हुआ तो फिर मुझे लगा कि अब एक और डिसीजन मैंने बहुत अच्छा लिया था, उसके बारे में भी मैं लेडीज को, क्योंकि आगे जाके हम लेडी हेल्थ पे बहुत बात करने वाले हैं। तो जो मैं आपको बता रही हूँ मैं कर चुकी हूँ, पहले से हो चुका। तो जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तो मेरी एक कंडीशन थी मेरे हस्बैंड के साथ, और मेरी आपसी बात है ये कि 2 बच्चे चाहे लड़की हो या लड़का, विल डू ऑपरेशन, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। अच्छा। एंड वी डू, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन है। रीजन? देखो, हमें पता है कि हम 2 को बेटर सहूलियतें दे सकते हैं। 3, 4, 5 पे जाएंगे। एक तो है ना आपकी बॉडी, बहुत सारी जो दवाई मैंने देखी थी, हमारी मम्मियों ने भी खाई होगी कभी, जैसे पहले माला वगैरह चलती थी, माला डी वगैरह, उनियाँ चलती थी, गर्भ निरोधक गोलियां जिनको बोलते हैं। हाँ। ये आपको ऑलरेडी डायबिटिक बना देगी। ओह माय गॉड। इस पे आएंगे, हेल्थ पे भी बहुत बातें होने वाली हैं हमारी, बहुत कुछ क्योंकि मेरे पास तो है बताने के लिए बहुत कुछ। मैं बेड रिटर्न भी रही हूँ 1.5-2 महीना, इस बावजूद भी मैं बाहर आई हूँ उन चीजों से। तो वो फ्रेज भी आएगा बीच में। आपको अपना टर्म पता होना चाहिए, आपकी स्थितियां कैसी भी हैं, परिस्थितियां कैसी भी हैं, वो आपको ढालें या आप परिस्थितियों को ढालो, ये आप पे निर्भर करता है। मैं क्योंकि ऐसी जगह से आई थी जहाँ पे लेडीज के लिए बहुत ही हम्बल एरिया था वो एनवायरनमेंट, इसलिए वहां से कोई लड़की छोड़ती नहीं थी जल्दी से। और वहां पर है ना पेंशन भी बनती थी, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, बट मैंने वो पेंशन को छोटा माना। अब मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने उसको क्विट किया। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, वॉट एवर इज द सिचुएशन, उस टाइम पे कुछ भी रही हूँ, बट उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं उनका थैंक्स करती हूँ, आज बहुत बहुत धन्यवाद करती। और उन परिस्थितियों में रहकर भी मैं बेशक घर पे थी कुछ टाइम मैंने क्विट किया, बट आगे बढ़ने की जो लगन थी अपने दम पे, वो कभी नहीं गई। मैं उन लेडीज को बोलना चाहती हूँ जो ये बोलते हैं ना मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई है। आज के टाइम में बहुत लेडीज बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी कर रही हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी तो जिंदगी बेकार है। उस जिंदगी बेकार को ना अच्छा बोलना शुरू कीजिए पहले तो, क्योंकि भगवान ने आपको अगर 4 अपने पूरे अंग दिए हैं, आपको आई साइट दी है, आप सुन सकते हो, आप बोल सकते हो, आपको भगवान ने पूरा बनाया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सही बात है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा दूंगी जिनके अंग भी पूरे नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं? आपके पास तो सब मेरा इंस्पिरेशन उस टाइम पे वो होती थी जब मैं देखती थी यार ये अबाउट 60 लेडी है ना स्कूटी चला रही है, मेरे अंदर क्या कमी है। आप कहीं से भी इंस्पिरेशन लेते हो। एक विनोद दीदी थे हमारे साथ में ही रहने के लिए आए थे उस टाइम के लिए, वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। जिस लेडी के 7-8 ऑपरेशंस हो चुके हैं, सिजेरियंस, कैंसर तक के हो चुके हैं, एंड शी वाज टू जॉयली, आज भी हैं वो। उनको देख के मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं जब भी डाउनफॉल महसूस करती थी उनके पास पहुंच जाती थी। सही है ना, आपने एक इंस्पिरेशन अपनी पक्की कर रखी है। तो वो मेरे इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन जाती थी कि यार ये लेडी है ना, देखो कितनी जॉयली है, इतना कुछ शरीर पे झेल रही है, और ये कुछ ना कुछ करती रहती हैं, अपने आप को बैठने नहीं देती हैं। तो मैं, भगवान ने मुझे फिर भी बहुत अच्छी लाइफ दी। तो देखो एक चीज को है ना, वो इंसान है ना अपने गांठ बांध ले कि भगवान ने अच्छी लाइफ क्यों दी है। एक तो आप हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काट रहे, सही बात है, वो बहुत बड़ा धन्यवाद देना भगवान को। दूसरा है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट रहे। जिंदगी परिस्थिति कैसी भी है आपकी, पर ये 2 चीज से आप बचे हुए हो, तो भगवान ने आपको है ना बहुत अच्छी कंडीशन में रखा है, बट वो आपको इम्प्रूव करनी। वी हैव टू इम्प्रूव। इसके बाद मैंने उनके साथ कुछ टर्म्स पे मेरी बात बिगड़ गई। दूसरी जगह जॉब करी थी? हाँ, तो उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक शॉप खोली थी अपने, खुद की कॉस्मेटिक शॉप?
और वहाँ के लिए जो मतलब इन्वेस्टमेंट थी वो यही से जॉब की नहीं, इकट्ठी मैंने 1 लाख रुपए का लोन हम लोगों ने लिया था। ओके मेरे हस्बैंड को मैंने बताया था, उनकी सहमति से भी, लेकिन उनको लगा कि नहीं, किसी ने नहीं किया हमारे यहाँ पे। तो मैंने कहा किसी ने नहीं किया है तो क्या मैं भी नहीं कर पाऊँ। सही बात है, हमें किसी की देखा देखी क्यों हुआ ये। फिर उसके बाद मैंने वो 4 साल चलाई। 1 लाख में 60,000 तो मैंने माल भरा, कुछ बैकअप रखा और सिर्फ चूड़ियों से स्टार्ट किया था अपना काम। ठीक है। मैं फिरोजाबाद से चूड़ियाँ ला के यहाँ बेचती। मुझे सस्ती पड़ती थी तो कस्टमर को भी सस्ती पड़ती। उसके बाद जब मैं वो माल खत्म होने के बाद जब गई ना चांदनी चौक, जाके मैंने कुछ वेयर हाउसेज में, वो जो होलसेलर्स होते हैं ना, कहा भाई जो तू रेट बता रहा है ना, तुम बेचती भी नहीं। कहते मैडम क्यों नुकसान कर रहे हो अपना, मतलब मैं 35 रुपए की चीज़ बेच रही हूँ, वो मुझे 70 रुपए की दे रहा है। मैंने कहा भाई 150 रुपये में बेचूंगी या 200 रुपये में बेचूंगी, कट पिट को होने के बाद। कहते मैं फिरोजाबाद से ही ऑर्डर कर दूंगी भाई। तो ये भी एक है कि बहुत अच्छा मेरा फ्रेज रहा था। हाँ, उस दौरान मैं, शरीर मेरा बहुत बिगड़ा था। एक फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगी तो मैं जो सबसे ज़्यादा मेरा वेट पुटअप हो गया, वॉमिट्स आने लगे, हेल्थ इश्यूज बहुत आने लगे, क्योंकि है ना आपको बहुत बार समझ में नहीं आ रहा होता है कि कहाँ जा रही है आपकी लाइफ। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आप क्या थे बचपन से लेके शादी से पहले, शादी के बाद आप में जो चेंजेस आए, बॉडी चेंजेस आए बच्चों को पैदा करने के बाद, फिर आपके एनवायरनमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, एक सवाल है ना, बड़ा बार बार लगता था मुझे कि यार जो मैं करना चाहती हूँ ये तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर उस दौरान मेरी पहले मदर इन लॉ मेरे साथ रहते थे, जिनकी वजह से भी मैं कंटिन्यू कर पाई थी अपनी बहुत सारी चीज़ें। मदर इन लॉ को सब कुछ छोड़ के घर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे ससुर जी अकेले पढ़ने लगे थे। अच्छा। तो वो गांव में है, यूपी में। आज अभी भी वहीं पर ही वो ज़्यादातर अपना समय बिताते हैं मेरे सास ससुर। महीने 2 महीने में आते हैं मेरे पास, एक आध हफ्ते के लिए फिर चले जाते। बट नो डाउट वो थी, तो बच्चे उस टाइम छोटे थे, उन्होंने 9 साल मेरे साथ रही मेरी सासू माँ मेरे बच्चों के लिए। बट एक कंडीशन ऐसी आई कि उनको जाना पड़ा, तो मैंने अपने शॉप को पूरा शट डाउन किया। मतलब वो जो बिजनेस था वो जीरो हो चुका था। फिर मैं घर में रही, तो क्योंकि बच्चे छोटे थे उस बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट आया था, कुछ आया था? या मैं उस वक्त में 30,000 निकाल लेते। तो मतलब 2010 की बात। पैसे भी कमाए और एक्सपीरियंस भी लिया। हाँ, मेरा क्या था इस दौरान, इसी सबके बीच में एक मैं वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ मेरा झुकाव हुआ। वेलनेस इंडस्ट्री मेरे पास आई जिम के जरिए नहीं या पार्लर के जरिए नहीं, क्योंकि वो भी वेलनेस इंडस्ट्री का ही रूप माना गया है। अभी जो भी लेडीज मुझे सुन रही हैं, उन टप्परवेयर सबको मालूम है, ओरिफ्लेम सबको मालूम है। तो मेरी शुरुआत भी यहीं से, एक घर में बैठे बैठे कुछ करना है करके। तब इतना बड़ा नहीं था, ठीक है चल रहा है। मैंने बहुत सीरियसली लिया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, वहाँ पे अच्छी अचीवमेंट भी रही। मेरे पास 100 से ज़्यादा टीम मेंबर्स थे मेरे पास। आपने इधर भी गए हो? हाँ, वेरी गुड। इन बिटवीन तो बहुत कुछ, पहले जॉब टू बिजनेस। तो ये जो मेरी हालत खराब हुए थे, शरीर खराब हुआ था, उन चीज़ों से मैंने अपने शरीर को ठीक करना शुरू किया। एफएलपी की वो, लेकिन उससे भी बहुत पहले जब मेरी शॉप थी, एफएलपी मेरे पास आई। उसके दौरान मेरे पास आया कि आता ना, जो मेरे सीनियर थे मिस्टर भूपेश अरोगा, थैंक्स टू हिमाचली गुरु जी बोलती हूँ मैं उनको, मेरे साथ नहीं हैं आप, फिर भी आप मेरे साथ हैं। खरे। क्योंकि जिसने जो कुछ अच्छा किया उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कोकिला तुझे एक्सपीरियंस तो बहुत हो रहा है, तुझे पता भी है तुझे क्या, लेकिन ना क्लियरिटी नहीं, तेरा दिमाग है ना क्लियर नहीं हो पा रहा, हर वक्त गुस्से में रहती है। या जिस दिन वो मेरे पास पहली बार आने वाले थे ना मुझसे मिलने के लिए, मैं शॉप पर ही थी, ये मुझे बाद में पता चल गया था। कह रहे थे तू इतने गुस्से में थी कि हम तेरे पास गए ही नहीं, कहीं अब ठीक टाइम नहीं बात करने लगे। मैं बाद में गई उनसे, ऑफिस में मिली जाकर, कह रहे ये वो ही है। एंड उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है आपके साथ। मैं कहा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। सो उन्होंने तब थोड़े टाइम बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ मैं काम करना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने बताया था कि
आप है ना माइंड पावर वर्कशॉप पर माइंड पावर वर्कशॉप। या खैर इसमें आपको पता लगेगा, क्लियरिटी आएगी कि लाइफ में जो आप चाहते हो क्यों नहीं हो पा रहा और उसको कैसे आप कर पाओगे। देखिए ये है 2014 के बाद की बात, 14 to 17 के बीच की बात है, मैं एग्जैक्टली भूल रही हूँ क्योंकि 2010 में तो मैंने अपनी शॉप खोली थी या 11 में, 14 तक वो चलाई थी। इन बिटवीन ये सब भी हो रहा था मेरे साथ। और जब शॉप क्लोज कर दी तो उसके बाद भी घर में, मतलब जो करने वाला इंसान होता है ना, वो बैठ नहीं सकता, चाहे उसको कुछ भी करना हो, चाहे 2 घंटे के लिए भी कुछ करना हो करेगा। फिर वही परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं होते हुए भी मैं करना चाहती थी क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे मेरे परिवार को आगे लेके जाना है। यहाँ सिर्फ मैं नहीं, मेरा परिवार भी मेरे आपका साथ परिवार, आपकी फैमिली आगे बढ़े। सही बात है। परिवार का साथ नहीं मिलता है। तो जब मैंने माइंड पावर वर्कशॉप की 2 दिन की, स्नेह देसाई जी की, स्नेह सर की। मुझे बोला था, मैंने भी करी है स्नेह देसाई सर की। मेरा है ना, मतलब 2 दिन में ना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखने लगा कि अब समझ में आ रहा है कि मैंने लाइफ में अचीवमेंट्स तो लिए मेरे हिसाब से, वो लोगों के हिसाब से नहीं। लोगों को दिखना चाहिए ना बहुत कुछ, लोगों को दिख भी रहा था, बट वो सोचते थे कि ये है ना बस ऐसे ही कर रही है कुछ, लगता है ना कि, लेकिन मुझे लगता था कि मैं लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरे लिए करना है। सबसे बड़ा है कि आपको किसी को नहीं दिखाना कि आप क्या करना चाहते हो, आपको किसी को बताना नहीं, आपको किसी को जताना भी नहीं। आप खुद की इम्प्रूवमेंट खुद में कितना लेके आते हो पर डे, ये मायने रखता है। तो वो दिख ही जाएगा। आपने अपने आप को बढ़ाना है तो बढ़ाना है, और अगर आप नेगेटिविटी पॉइंट्स में चले गए तो वहां जाके मुझे पता चला था कि देयर इज नेगेटिव पॉजिटिव का भी एक साइंटिफिक रीजन होता है। अगर आपने 2 घंटा आपने एक थॉट दिया नेगेटिव, वो आपके 48 आवर्स खराब करेगा। कोई एक केमिकल रिलीज होता है जो सैडनेस का होता है, वो 48 आवर्स तक आपके साथ रहता है। हाँ, पॉजिटिव 2 घंटे ही रहता है, 2 घंटे ही रहता है। उसे डोपामिन मान लो, कुछ भी, डोपामिन। वो 2 ही घंटे रहता है हमारी बॉडी में केमिकल। तो यानी कि हर 1 घंटे में आपको कुछ पॉजिटिव सोचना पड़ेगा अपने नेगेटिविटी को जीरो करने के लिए, और वो भी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 साल भी लग सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आप कहाँ बैठे, आप कितनी जल्दी अपने दिमाग को पकड़ के लाते हो। नहीं, अभी मेरे को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना, ये आपको करना पड़ेगा। आपको कोई नहीं बताता, आपको बोलते पॉजिटिव सोचो, कैसे सोचो, सही बात है। मुझे वहां जाके पता लगा कैसे सोचो। पता है वहां ना, मैं भी अभी गया था, उन 3 डेज के लिए वर्कशॉप है। चीजें वो कॉमन ही है जो बता रहे, लेकिन वहां की जो एनर्जी है ना, इतने सारे लोग वही चीज करना है जो आप करने आए हो। मुझे उन्होंने वो जो लास्ट में कराते हैं ना, एक कि आप एक बिलियनियर्स पार्टी में हो एंड यू आर डांसिंग, हाँ, मेरा शायद कहीं क्लिपिंग भी होगा। ओके। पूरा हॉल डांस नहीं कर रहा है, मैं और मेरे साथ सागर नाम का लड़का था। आज उसके बाद हम कभी नहीं मिले, उससे पहले हम FLP में साथ थे, उसके बाद वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, मेरे से बहुत छोटा था। हम वो डांस कर रहे थे, लिटरली बॉल डांस कर रहे थे। बताओ। 2 सीढ़ियां थी चौड़ी चौड़ी, हम उसके बीच में डांस कर रहे थे, हमारे सीनियर्स ऊपर खड़े हुए थे। अरे कोकिला, जो तुम लोग दिखाई दे रहे थे ना, ऐसा लग रहा था तुम्हारे ऊपर लाइट है, हाँ, लाइन। क्योंकि मैंने और उसने महसूस कर लिया था कि वी आर मिलेनियर्स। वो ना फील करा देते हैं इंटरनली, आप वो चीजें कर रहे हो। हमारे लिए बहुत क्लैप भी हुई थी वहाँ पे, वो एक एक्सपीरियंस था। आपकी भी एनर्जी शिफ्ट हुई होगी वहां जाके। बहुत तगड़े वाली, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट होने के बाद मैंने घर आके ढेर सारी वॉमिट्स की थी, क्योंकि मेरा दिमाग हिल चुका था। मैं अब तक कर क्या रही थी, कौन सी लाइफ में जी रही थी, कुछ क्लियरिटी नहीं थी। वहां जाके बहुत एक क्लैरिटी ऑफ लाइफ मिल गई। लेकिन क्या होता है ना कि आपको तो क्लैरिटी आ गई, वही सेम क्लैरिटी, वही सेम फीलिंग आपके आसपास के लोगों के में नहीं है, आनी चाहिए उनको भी, नहीं है। नहीं है। और आप क्या करोगे जब आप पॉजिटिव हो रहे हो लेकिन आपका सराउंडिंग नेगेटिव, नेगेटिव है।
तो आप को वाकई ही दिक्कत होने वाली है। 100% मुझे भी हुई है मुझे भी हुई। इस चीज से। आप चीजें है ना बता ही नहीं सकते लोगों को ना, वो आप बोलोगे तो पता नहीं कौन सी रागनियां गा रहे हैं। सही। हमारे यहाँ तो सीधा एक में गाँव क्या सिखा रहा है, क्या ये क्या सीख कर रहा है, क्या है, क्योंकि उन्होंने वो चीजें अटेंड नहीं करी है, उनको नहीं पता। क्या सोचने से कुछ ठीक हो जाता है? ऐसा तो मैं 2 करोड़ रुपए कमा लूं। मतलब ऐसा लोगों बहुत को से बोलना ये भरोसा नहीं करते, वो बोलते हैं यार क्या कोई है। है। तो मुझे पता भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि हमने तो सीखा था कि अपनी बॉडी, मैं तो बॉडी के लिए गई क्योंकि मेरी बॉडी में मैं ओवरवेट हो गई थी, 95 के करीब चली गई थी और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आप काम पे काम बदले जा रहे हो बट नथिंग इज वर्किंग फॉर यू। नथिंग इज वर्किंग बट स्टिल आप चेंजेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कुछ कमा रहे हो बट आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो जहां आपको जाना है। आप एक होप लेकर वहां गए थे अपने साथ। हाँ, मुझे उन्होंने बताया था, कह रहे कोकिला तू ये माइंड पावर वर्कशॉप कर, मुझे पता है इसके बाद तू एफएलपी करेगी या नहीं करेगी, बट तू हमारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी हमें ये भी नहीं पता, पर तेरी लाइफ क्लियर हो जाएगी। तुझे जो गुस्सा है वो कैसे टैकल कर, एंगर इश्यूज सॉल्व, मेनली एंगर इश्यूज सॉल्व कर, हुए तगड़े वाले। अब आपको लग रहा है कि मुझे एंगर इश्यूज कितने होंगे, अभी भी होता है, लेकिन उसको आता आपको कि कैसे आता है। सॉल्व कैसे करना, उसको कम कैसे करना। आता है, How will they stand? अब आता है। पहले आता नहीं था, वो कंट्रोल में नहीं था, अब आपके कंट्रोल में गुस्सा। एक जो हमारी फैमिली लाइफ चल रही होती है, हाँ, वो भी मैं थोड़ा लेडीज के साथ डिस्कस करना चाहूंगी और जेंट्स के साथ भी, जो भी मैरिड हैं। कपल आप बने, आपके परिवार की परिस्थितियां और आपके पार्टनर के परिवार की स्थितियां दोनों अलग होती हैं। हाँ, आज का जो बच्चा न्यूली मैरिड है ये उनके ऊपर भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता था। अब क्या है, अब कहते हैं कि हम है ना किसी के साथ भी है ना कोऑपरेट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा ईगो इश्यू बहुत ज्यादा है। दरअसल में क्या हो रहा होता है ना, आप पार्टनर बात नहीं कर रहे होते, आप दोनों कहीं ना कहीं बातें कर रहे होते हो। वो किसी की मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ लगी रहेंगी या बुआ के साथ लगी रहेंगी, ये अपने फ्रेंड्स के साथ, जबकि आपको आपस में बात करनी चाहिए कि व्हाट इज द इशू विद अस, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द मेन। अगर आप उसको, मुझे सिखाया गया था कि आप अपने ना पहले प्रॉब्लम को ना लिखी, ऑन पेपर उतारो उस प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम पैसा है तो पैसा लिखो, मोस्टली परिवारों में झगड़े पैसे पे होते हैं। सेकेंडली है, मोबाइल पे तो बहुत झगड़े होते हैं आज के टाइम में, आपने मेरा मोबाइल क्यों छू लिया, दैट इज अ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम लिखो। हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, दैट इज द प्रॉब्लम, लिखो, लिख के रखो। उसके साथ अब आपने ये प्रॉब्लम लिखी, दूसरे पेज पे लिखो कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशंस, मैं मनी को लेती हूँ, मनी के लिए क्या आपको डाका डालना चाहिए? नहीं, देखो ऑप्शन है वो एक, हाँ, चोरी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, एक्चुअल में अब आप लाइन पे आओगे, आपको मेहनत कहाँ करनी है, सेल्फ पे करनी है। खुद पे करनी। क्या पता आपका ही एटीट्यूड खराब हो, सही बात है, जो आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इस तरह करके ना जो अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, उसमें से ये मैं नहीं करूंगा, उसको काट दे। एट लास्ट 2 चीजें बचेंगी आपके पास, आप उसको फॉलो करें, पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपकी कोई भी सॉल्यूशन पे बात करनी है, पहले आप 2 व्यक्ति बैठो, परिवार बैठो, प्यार से बात करो और आपकी वो सिचुएशन सॉर्ट आउट होगी ही होगी। ये मैंने देखा है, होती है। सॉल्यूशन मिल रहा है गाइस, देख लो, इस सॉल्यूशन को फॉलो करो। ये जो राइट डाउन ये सेकंड है, फॉलो करो। सेकंड है, जो कपल्स हैं, कभी भी थर्ड पर्सन को अपने बीच में बोलने की इजाजत मत दो, whom ever it may be। वो भाई हो सकता है, वो माँ हो सकती है, दोनों तरफ की बोल रहे हो। अपने झगड़े खुद सॉल्व करो, सिंपल है। अगर आपको किसी से भी तकलीफ है ना, तो सबसे पहले आप में खुद हो। आपको किसी से तकलीफ नहीं है, आपको खुद में तकलीफ है, खुद से तकलीफ है। आप किसी चीज को दिमाग में रख के बैठे हो, आपके सिचुएशंस आजू बाजू कुछ चल रही हैं, आप उसको नेगेटिविटी में लेके जाओगे, पॉजिटिव सोचोगे नहीं, नेगेटिव ही नेगेटिव होने वाला। सही बात है। तो जो मैंने किया है वो ये है, मेरे हस्बैंड अपने तरफ के लोगों को देखें, मैं अपने तरफ के लोगों को देख लूंगी, दैट्स इट। आपकी 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। आपकी मम्मी क्या बोल रही हैं आपको ना,
आपको दूसरे को नहीं बताना। उनकी मम्मी क्या बोल रही है आपको नहीं बताना। डोंट शेयर। इट इज अवर प्रॉब्लम, वी विल सॉर्ट आउट। भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। जिस दिन आपने ये कर लिया और फिर आपको बैठ के बात करनी है, चिल्लाना नहीं, झगड़ा नहीं करना, बात करनी है उस पे, आज नहीं उस पे अगर आप साथ रहना चाहते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम पहले नहीं थी। पहले मेरी दादी बताती हैं, जब उनकी शादी हुई थी तो पहले नाई देख के आते थे। मेरी दादी को नाई ने पसंद किया था मेरे दादाजी के लिए। ठीक है। दे आर ऑपोजिट, रूप में, रंग में, हाइट में, वेट में ऑपोजिट थे। हमने उनको एक साथ देखा है कि 60 साल तो देखा ही हो। मेरे सास ससुर की शादी भी ऐसी ही हुई थी, कोई देखा दिखाई नहीं होती थी। ऐसी शादी हो जाती थी उस और तक फिर वो 60-60 साल तक चलती थी। क्यों? हाँ, एक कमिटमेंट होता था। कमिटमेंट की एक वैल्यू भी होती थी, करते थे कि है इस ये बंदा हमारे पास लेके आया ना, हमें इसे ना नहीं करना। ना नहीं करना है। एक कभी भी जो बच्चे होते थे वो पेरेंट्स को ना नहीं बोलते थे, हम भी नहीं बोलते। आज तक भी मेरी हिम्मत नहीं मेरे पेरेंट्स को किसी भी चीज के लिए ना करने, हिम्मत नहीं है। मतलब वो एक, हम उनको इज्जत दे रहे हैं, आप एक रिस्पेक्ट सीख अपने माता आप पिता respect कर रहे हो। को कुछ भी गलत बोल रहे हो ना, कल को तैयार है ना, तुम्हें वर्स्ट मिलेगा। क्योंकि जो देख रहा है ना बच्चा, उसे वर्स्ट करने वाला है। हमारे माता पिता नहीं बोल पाते थे, हम थोड़े बहुत बोलने लगे, फ्रेंडली हो गए। लेकिन बदतमीजी में और फ्रेंडली में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप बच्चों को बदतमीज मत बनाइए, वरना आपके साथ क्या होगा भगवान माने तो। कर्मा एक करते हैं। सो मैंने देखा था कि मेरी दादी और मेरे बाबा जी को सबसे पहले खाना मिलता था, उसके बाद उनके साथ बच्चे खा लेते थे, बड़े खाते थे, तब जाकर कहीं जो वो बड़े बच्चे होते थे 14-10 साल से लेके 15-20 साल तक वाले, वो सबसे आखिर में खाते थे। अच्छा, उल्टा सिंगल। मतलब एक ये रूटीन था हमारा। हाँ, अच्छी चीज है। तो आज मैं अपने सास ससुर को पहली रोटी देती हूँ, अरे वाह। मैं अपने बच्चों को पहले नहीं देती। वो कितना भी कह ले, नहीं पापा आप ही को और मम्मी को खाना है साथ में, हम उनकी थाली साथ में रख। स्टार्टिंग से रूटीन आप लोगों ने बना रखा। हाँ, मेरे यहाँ रहेंगे जब तक वो यहाँ रहते हैं हमारे साथ, तब तक हम उनको वहीं खिलाते हैं। आप गांव में जाके आगे पीछे खा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो आप साथ में ही खाना खाओगे। आपको पहली रोटी आप खाओगे, मेरे हस्बैंड है वो खाएंगे, बच्चे उसकी या तो साथ में खाएंगे या बाद में खाएंगे। मैं सबसे आखिर में खाती हूँ, या किसी ने बच्चे ने बोल दिया मम्मी आपके साथ खाना खाना, या हस्बैंड ने बोल दिया तो मैं बोल दिया। बट जब मैं गरम गरम चपाती बना रही हूँ तो सबसे पहले एल्डर्स की होने चाहिए। एक रिस्पेक्ट है, ये आप उनको रेस्पेक्ट भी दे रहे हो और अपने बच्चे को बता रहे हो कि पहली रोटी मेरे को मिलनी चाहिए। वो फॉलो करेगा बच्चा जो देखेगा। और जिस घर में पहला बच्चा, आप बोलते हो ना कि बच्चों को खिलाओ, और वो बच्चा है ना जब तक 15 साल का होता है, वो बच्चा तो नहीं रह जाता, लेकिन आप 15 साल तक वही फॉलो करते रहते हो और एल्डर्स को उनके पाते होते हैं। हाँ। तो भाई आपको भी खाना बाद में ही मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि पहली रोटी आपको मिले। तो ये बच्चों को भी सीखना चाहिए कि नहीं, मम्मी अगर आप दे रहे हो तो पहले एल्डर्स खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। सीख लो, एक पेरेंटिंग का बहुत कुछ ये आ रहा है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे डे टू डे लाइफ का, जो हमारी पूरी जिंदगी में होता है। जहां आप सीनियर्स की कदर कर रहे हो तो आप हर जगह सीनियर्स की कदर करोगे, सिर्फ अपने घर में नहीं करोगे, आप अपने वर्क प्लेस में भी करोगे अपने सीनियर की कदर। तो वो आपको 4 चीजें है ना, आशीर्वाद ज्यादा आए। लाइफ चेंजिंग रूल्स है, लाइफ मिलता है चेंजिंग रूल्स। और हमारे यहाँ ये फॉलो होता है। मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि फॉलो नहीं होता, हमारे यहाँ फॉलो होता है। और इस बात के लिए मेरे हस्बैंड भी बहुत वो करते हैं, अप्रिशिएट, कहते तू कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी हो जाए। ये बात सुन के मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सीखने को मिल रहा है कि घर में क्या चीजें चेंजेस लाने चाहिए। ये दरअसल में चेंज हो गए, बैक टू बेसिक पे आना। ये होता है बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक। हमारे संस्कृति में सबसे पहले एल्डर्स ही खाते। वुमेन्स के लिए इतना ही कहूंगी कि जो जहां भी है, जैसे भी वो अपने आप को है ना कॉम्पैक्ट ना करे। मतलब मैं तो गृहिणी हूँ या अनमैरिड भी हैं, तो सिर्फ अपने में सीमित ना रहे। कुछ ऐसा जो आपको आता है उसको एज अ स्किल डेवलप करके अपने आप को प्रमोट करे, अपने उस स्किल को प्रमोट करे। ये स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए है ना।
ये हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी है, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे, कॉर्पोरेट में काम करना लेडीज के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल किया है। मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन की थी, उसमें मैंने एज एन एजेंट ज्वाइन किया था, एपी बनी, टीम लीडर। फिर मैं 80 लाइफ में चली गई थी, वहाँ एज ए मैनेजर गई। अरे वाह। एंड आई एम ओनली 10+2। मैं बार बार बोलूंगी, आई एम ओनली 10+2, मैं कोई ग्रेजुएट नहीं हूँ। तो आपने कितनी जगह जॉब करी है मैम? मैं वही बता रही हूँ ना, मैंने बहुत काम किया है। हाँ। भगवान ने मुझे बहुत घिसा है। वो बोलते हैं ना कि हीरे को तराशने के लिए भगवान थपेड़े तो लगाएगा, घिसेगा तो है। ये आज समझ में आ रहा है, उस टाइम पे तो मन में आता था कि यार कहीं तो हमारी ठोर हो, आता है ना, कहीं तो ठोर मिलेगी हमें। क्यों इतना, मतलब एक फोटोलिथोग्राफी लैब, फिर एक मैनेजर की जॉब, फिर मैंने कॉस्मेटिक शॉप किया। कॉस्मेटिक शॉप में भी मैं बहुत अच्छा करती थी, क्योंकि वहाँ पर भी मैं स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर फ्री में बताती थी, प्रोडक्ट दिखते थे। और फिर मैंने अपनी हेल्थ को सुधारा, सैयद साई जी की जॉब की जब हमने कर लिया, वर्कशॉप करा। हाँ। उसके बाद हेल्थ वाइज भी बहुत चेंजेस आए हेल्थ वाइज आपके? हाँ। वेट ज्यादा था ना आपको, आपने बताया। मेरा वेट तो ज्यादा था, पर क्या है ना कि स्थितियां, मैं फिर बार बार बोलूंगी कि परिस्थितियों को सिर पे ढो लिया था। ओके। अगर मैं, आपकी परिस्थितियां आपके सिर पे इधर बैठी हैं और आप 24 घंटे सिर्फ उसी को सोच रहे हैं, आप निकलने का नहीं सोच रहे हो। एक्चुअली सैयद साई की वर्कशॉप करने के बाद मुझे पता चला कि निकलने का कैसे सोचना है। How to get out of that problems. हाँ, अगर आप आज तो आपके हाथ में ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं। आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हो, आप चैट जीपीटी से इवन अपना एक अलग से 7 दिन का चार्ट बना सकते हो। मैम बट एक चीज है ना, नॉलेज ठीक है, बट अप्लाइड नॉलेज कितना हाँ, कर रहे हो? इस चीज को मैं जरूर बोलूंगी कि परिस्थितियां कुछ भी रही, कैसे भी रही, ओपोज कितना भी हुआ, मुझे चेंज होना था, मुझे चेंज होना है, मुझे बेटर दिखना है खुद में। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, पहली बात ना, मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है। मुझे जो जैसा चाहिए वैसी परिस्थितियों को अपने हिसाब से लेके आना। whatever opposition is there, whatever कुछ भी चल रहा है लाइफ में, आप धीरे धीरे मोल्ड होइए। आप एक दिन में ना तो खुद को मोल्ड कर सकते हो, ना सामने वाले को कर, सही बात है, ना अपनी परिस्थितियों को कर सकते हो। आपको खुद मोल्ड होना है सबसे पहले, कि मैं पहले अपने शरीर को ठीक करूं। मैंने क्विट की थी मैनेजर की जॉब, जो मुझे 25,000 रुपए देती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पहले अपनी बॉडी को ठीक करना था। बॉडी पे काम करता था। तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम दिखाएंगे आपको बड़े अच्छे से, कि बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। वो इधर से ही होगा सबसे पहले। उसकी टेक्निक्स होती हैं कि आपको इसको कैसे कंट्रोल में रखना है। वही माइंड पावर वर्कशॉप थी कि आपको कंट्रोल आना चाहिए अपने को, माइंड सेट को। दरअसल में गीता में भी लिखा है, हर जगह लिखा है, कंट्रोल कैसे करना है पे हम लोग छूट जाते हैं। मन और दिमाग हमारा है ना घोड़े, हाउ टू कंट्रोल दैट माइंड। उस दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी पंच इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करना है, ये आपको आ गया, हो जाएगा। आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी परिस्थितियां कुछ भी हैं वो बदलेंगी ही बदलेंगी। वो बनी ही नहीं है एक जगह रहने के लिए। प्रकृति हमेशा बदलती है, तो आप क्यों नहीं बदल रहे हो? आप क्यों एक जगह बैठे हो? आप क्यों एक जगह फंस रहे हो? मतलब आपने उसको है ना अपना वो बना लिया कि नहीं जी मैं तो इसी लायक हूँ। आप उस लायक हो ही नहीं। आपको भगवान ने किसी और चीज के लिए बनाया है। आप बैठे किसी और चीज पे हो, तो आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलने वाली। परिस्थिति चेंज करनी है, उसके लिए आपको अपने में चेंज होना पड़ेगा, प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा खुद में। किसी को प्रेजेंट नहीं करना है आपको रिप्रेजेंट और प्रेजेंट खुद को ही कर, तब जाकर कहीं आप दूसरे के सामने प्रेजेंट एंड रिप्रेजेंट हो सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा या कर रही हूँ वो मेरे सबसे पहले पैशन। मेरा पैशन था बोलना, लिटरली। मैं एक वक्त ऐसा था जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस में हुआ करती थी, फिर एक फ्रेज ऐसा आया कि नहीं, अब मुझे अपने आप को बेटर लेवल पे लेके जाना है, तो मुझे खुद को बोलना आना चाहिए। मैंने शीशे के सामने रख के खुद को कितनी बार प्रेजेंटेशंस बोली हैं,
तब जाकर कहीं वो चाहे हिंदी में थी चाहे इंग्लिश में, तब मैं किसी को प्रेजेंट कर पाई। मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ में बैठ के प्रेजेंटेशन को तैयार कर सो। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन थी, मेरे सामने शीशा था, मैं कैसे दिखती हूँ, कैसे बोल रही हूँ, वहाँ सब दिख रहा है, मेरे हाव भाव मुझे दिख रहे हैं। तो आज जो आप मुझे देख पा रहे हैं ये वो कोकिला नहीं है, ये जो बदली है ये वो कोकिला है। तो आप भी बदल सकते हैं, नो डाउट। कैसे? अगर आपको दिक्कत है कहीं भी तो वी कैन टॉक है ना, लाइव जाके टॉक करेंगे कभी और एक कहानी आप सबके लिए, बताइए। चलो उससे पहले अभी मैं आज अपना एक एनजीओ चलाती हूँ, पिछले 3 साल से चला रही हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी परिस्थितियों ने ये सिखाया मुझे, एक मैं इसमें अपने पापा जी और अपने दादाजी, मेरे बाबा जी वैद्य थे, हमें उन्होंने एलोपैथी पे नहीं जाने दिया जाना, उन्होंने हमें वैद्य अपनी जो भी जड़ी बूटियाँ होती थी उनकी उस पर ही रखा। तो हमारी बॉडी वैसे भी एलोपैथी को इतना लेती नहीं है। सही बात है। लेकिन उनकी वजह से मैंने आयुर्वेद को बहुत करीब से जाना। एक तो उनकी ये बड़ाई करूंगी कि उस टाइम पे 3 बेटे पोते और 10 पोतियां, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा, वरना बहुत करते थे उस वक्त। सही बात है, वो जमाना ही है। हमें पीटने नहीं दिया हमारे माँ बाप को, बस उन 3 को पीट लो, लड़कियों को हाथ नहीं लगाओ। अरे वाह। मैं माता का भक्त हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठ हमारे यहाँ 2 बार होते थे, सुबह और शाम को, मेरे बाबा जी करते थे। कहते थे मैं माँ का भक्त हूँ और तुम इन पे हाथ नहीं लगाओगे। दूसरे मेरे पापा, मुझे बड़ा करने में मेरे पापा का जो मेरा बचपन रहा है, लड़कियों को बाल नहीं रखने चाहिए। आप पढ़ोगी या अपना सारा टाइम बाल पे खराब करोगी। एकदम वो दंगल वाले फादर वाली फीलिंग आ गई। हाँ, सुबह ही सुबह 6 बजे से पहले उठा देना, हाँ। जॉगिंग कराना। अरे वाह, बिल्कुल ही वही है, आपको सेहत के लिए वाला। और हम बोलते हैं पापा सोने दो ना, 9 बजे से स्कूल है, डे बोर्डिंग की बात कर रहे हैं, 9 बजे से स्कूल है और जल्दी उठा। पापा ने 5 बजे की उठा देना है। मेरा भाई 1 साल का था, वो भी उठता था उस टाइम पे, जो आज 41 ईयर्स का है, वो तब 1 साल का था। तो मैं 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ। उस वक्त मेरे पापा को पता था बेटा आपको बहुत कमाना है, बहुत मेहनत करनी। क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। पापा ट्रांसफर के चक्कर में ना पूरी ऑल ओवर इंडिया घूमे हुए। कहते हैं जो तुम्हें दुनिया दिख रही है ना बेटा, वो नहीं है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये मेरे पापा के शब्द थे हमारे लिए, और हम उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। क्यों? हम अपने सराउंडिंग को ही तो देख रहे थे। अरे पापा सराउंडिंग्स में, कहते सराउंडिंग को मत देखो। मैंने बहुत आगे बढ़ी हुई लड़कियां भी देखी हैं। मैं बात कर रही हूँ 1985 के करीब की। उस वक्त में और आज में बहुत फ़र्क है, ड्रास्टिक फ़र्क है। बच्चों को बड़ा करना है। मेरे पापा ने उस टाइम फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ हमें बड़ा किया है। हमें ये नहीं कहा कि आप निकर क्यों पहन रही हो लड़की होके, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जा रही, क्या दिक्कत है तू तो स्पोर्ट्स में नहीं हारी। ये चलता था। जब तू सुबह सुबह मॉर्निंग में दौड़ लगाती है अपने भाई के साथ, वो ही लगाती है छोटी भी, तो क्यों नहीं। तो मैं डांस में, कल्चरल में, हमें नहीं बैठने दिया पापा ने। कल्चरल में भी थी, डांस में भी थी, योगा में भी थी, हर चीज में डाला हमारे पापा ने। इनको जितना खींच सको खींचो। टीचर को बोला हुआ था ये जितनी मेहनत कर सकते हैं ना अपनी बॉडी उतनी करेंगे। और हम चारों करते थे, चारों नहीं, तब तो वो एक बहुत छोटा था, हम तीनों खूब करते थे। तो जब स्टेज, लोगों को पता नहीं होता था, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस 3 दे चुकी थी मैं अपने 5th रिलीज के। अभी स्टेज का पता है लोगों को, बड़ी स्टेजेस का। साउथ में बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत चीज़ें आ चुकी थी, नॉर्थ में हमने बाद में देखी। और एक कहानी के साथ मैं आप लोगों के साथ आज का पॉडकास्ट समाप्त करूँ, क्योंकि कहानी बड़ी लंबी हो गई, कट शॉर्ट कर रही हूँ। एनजीओ कैसे शुरू किया ये अगली बार में बात करेंगे। बताना जरूर अगली बार है ना कि एनजीओ कैसे शुरू हुआ और एनजीओ कब शुरू हुआ। एनजीओ से पहले भी मैंने 2 कंपनीज चालू की थी, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी जब मैं घर पे बैठी हुई थी कि मैं फ्यूचरिस्टिक क्या कर सकती हूँ। तो उस दौरान आया था मेरे पास कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हम लोग, ये कागज़ की पेंसिल मेरे पास आई थी उस वक्त, और मैं इसकी ट्रेडर बनी थी। अच्छा, जस्ट कोरोना से पहले। ये कागज की है?
हाँ, ये रिसाइकल्ड पेपर की पेंसिल है। ये और इसका मैंने वुडन नहीं है ये। है, ये वुडन नहीं है। इसको आप अगर छीलेंगे तो ये नॉर्मल पेंसिल की तरह ही छीलेगी, नॉर्मल पेंसिल की तरह आप इससे लिख सकते हो। और परफॉर्मेंस अच्छी है इसका? परफॉर्मेंस 3, अगर दूसरी पेंसिल टूटेंगी वुडन तो ये एक खत्म भी नहीं होगी। अच्छा बात कर रहे हो। और ये ऊपर क्या है, इसके अंदर क्या डला हुआ है? इसके अंदर बीज डले हुए हैं जो जर्मिनेट होते हैं। जब हम फ्रेश देंगे वो 100% जर्मिनेट होते हैं क्योंकि सर्टिफाइड बीज लगे होते हैं। अरे वाह यार, मतलब आप कहीं ना कहीं तो ये चीजें मेरे सामने आई थी क्योंकि मैं सर्च कर रही थी व्हाट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड ये सब चीजें चेक कर रही थी। फिर मेरे साथ सामने आया बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन क्या होते हैं, बैम्बू पेन्स होते हैं। तो अर्थ को सेव तो करना है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सही बात है। मैंने वही बताया ना, आप प्रॉब्लम को सुन रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम पे जैसे आज के टाइम में प्लास्टिक की रिसाइकिल होती है, तो पेपर रिसाइकल से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। आपको उनको प्रमोट भी करना चाहिए, यूज भी करना चाहिए। यूज भी करना चाहिए, बिल्कुल। ये 50 पेंसिल, ये वाली 7 बच्चे मिलके 1 साल में खत्म नहीं कर पाए। क्या बात कर रहे हो? तो ये इतनी चलती है। सही में? लिटरली 50 पेंसिल का पूरा बॉक्स दिया था मैंने एक परिवार में, वहां 7 बच्चे थे। हमें भूख लगा, खत्म ही नहीं हो रही। और कहा अच्छा है ना, तेरी तो जान छुट्टी। कहते बच्चे है ना, जबरदस्ती खत्म कर रहे हैं इनको, क्योंकि टूटती है। पैसे भी बचेगी और ये पैसा बचाती है। ये है ना लगती महंगी। अगर आप बोलोगे 20 रुपए की एक है, एक तो फैंसी लग रही काफी ना, वो तो अच्छा 20 रुपए की अगर है, और ये भी है ना कलर नहीं है, एडेबल कलर है, बच्चा मुंह में डालता है ना, हाँ। वो सब हाँ, पेंट होता है, बच्चों की आदत होती है, इससे पेंट होता है, पेंट होता है मुंह पे, वो लेकिन ये भी लग पेंट जाते नहीं हैं। है, एडेबल कलर। ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, बढ़िया चीज लाए हो। क्या मैम, क्या कितनी कॉस्ट है इसकी? वैसे अगर कोई इसका बल्क में हमें ऑर्डर देता है हाँ, तो हम ये देते हैं 1200 रुपए की 50। ओके। और अगर कोई हमारे साथ कोई स्कूल जुड़ता है तो फिर हम कॉस्ट पे बात कर सकते हैं, है ना। मार्केट में 20 रुपए 25 रुपए में भी मिलती है पर पेंसिल। 20 रुपीज की पेंसिल है। हाँ, हम डायरेक्ट भी देते हैं, पेपर बट पेंसिल 50 से नीचे नहीं देते क्योंकि मेरा रिटेल का काम नहीं है। मैं तो अगर आप मेरे से बोलोगे कि बेचना है मुझे तो मैं आपको लाके दे सकती हूँ। और इसमें ये है, मतलब ब्रिंजल लिखा है, किसी में ग्लोरी लिखा है, इसमें मेथी लिखा है, ये क्या है? तो ये सारे इसके अंदर बीज है। अच्छा, इनके आप बीज डाले? ओ माय गॉड, मतलब कितना डिफरेंट तरीके से इसको फॉर्म कर रखा है। और बताओ, जो भी मैन्युफैक्चरर है ना, उनका धन्यवाद देती हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई कैसे खरीद सकता है मैम इसको आपके थ्रू? खाओ कैसे, किसी को? मेरे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करके, बट नॉट लेस देन 50 क्योंकि मैं बल्क ऑर्डर्स ही लेती हूँ। हाँ, तो मैं रिटेल नहीं करती। लोग रिटेल करने के लिए मुझसे ले सकते हैं, हम पूरा पीपीटी भी बना के देता। इरेजर से ये होता है ना? हाँ, पूरा सब कुछ वैसी हाँ, पेंसिल बिल्कुल वैसी? पेंसिल ही है ये। ओके। बट इसके अंदर का जो पॉइंटर होता है ना, हाँ, जो आप नॉर्मल पेंसिल में देखेंगे हार्ड होता है, हार्ड होता है, ये सॉफ्ट में। सॉफ्ट। तो इसी में ये घिसता है, टूटता नहीं। ये घिसता है, टूटता नहीं। सही है। सेकेंडली है कि ये चीजें तो है ही। एनजीओ स्टार्ट हुआ था अपना, किस ईयर में एनजीओ स्टार्ट किया था मैम आपने? किस ईयर में स्टार्ट हुआ था एनजीओ आपका? 3 साल हो गए पूरे। 3 साल हो चुके हैं? हाँ, पूरे 3 साल हो गए एनजीओ को स्टार्ट किए हुए। सोसाइटी के लिए काम? हमारे 2018-19 में है ना, हमारे परिवार में हमने बहुत सारे लोगों को खोया था, कैंसर से, हार्ट अटैक से, अलग अलग बीमारियों से। फिर कोरोना आया, नहीं कोरोना से बाद में मैंने ये काम स्टार्ट किया है एनजीओ का। उससे पहले मैं एनजीओ के साथ अलग अलग, जैसे पहले वॉलंटियर बनते हैं, मेंबर बनते हैं, देन मैं बनी वाइस प्रेसिडेंट, फिर मैं बनी नेशनल कोऑर्डिनेटर, देन लगा कि हाँ अब मैं अपना स्टार्ट कर सकती हूँ। दैट मीन्स 4 साल मैंने पहले इसको दिया है सीखने पे। देन मैंने अपना खुद का एनजीओ एसजीपी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से स्टार्ट किया, जहां पर हम कैंसर का अवेयरनेस देते हैं। अवेयरनेस इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि खाली बता दिया, 2 घंटे का अवेयरनेस कैंपेन होता है वो पूरा, जहां पर बताया जाता है कि सिम्टम्स भी क्या हैं। आप सिम्टम से भी अपने आप की बॉडी को ठीक रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे अगले पॉडकास्ट में कि बॉडी क्या होती है। अगर आपको बॉडी एंड सेल समझ में आ गया तो ही आपको वो सेल को रिपेयर समझ में आएगा। क्योंकि हाँ, मैंने सुनी है कुछ चीजें सेल्स तो को। इसी पे हम बात करेंगे। अगला पॉडकास्ट बहुत भयंकर होने वाला है ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। आज तो ये था कि मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती थी, जिससे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, सीखने को मिले। मेरे को काफी पॉइंट्स मिल गए। आप है ना अकेले नहीं हो, अकेले नहीं है। आपका सहायता करने वाले बहुत लोग हैं।
एक बार नजर आपको आने चाहिए। हाँ। आपको कोई नहीं मिल रहा है ना, मेरा नंबर ले लो। ओह माय गॉड यार, बहुत बड़ी मैं बात है। आपकी है ना किसी भी प्रॉब्लम का जवाब बन सकती हूँ, आपके लिए कान बन सकती हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज पे। शी विल लिसन यू। आई विल लिसन, आई विल गिव यू आइडियाज एंड आई विल हेल्प यू आउट। आपको बदलना है एक्चुअल में, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपको अपने लिए बदलो। खुद के लिए चेंज हो। और एक कहानी छोटी सी मेरे बचपन में एक घटित हुई थी किसी के साथ, जिसने मुझे बताई, मैं खुद को रोक नहीं पाई थी उसके बाद कि मैं उसका क्या हेल्प करूं। बट हाँ, उसकी कहानी से बहुत सारे बच्चों को आप बचा सकते हैं। माता पिता जब भी जाएं कहीं पर कि अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ के जाएं, पहली बात। और अकेला छोड़ के जा रहे हो तो किसी के सपुर्द ना करके जाए, अपने यही घर में ताला लगा के जाए। ताला लगा के जाए। सीसीटीवी कैमरास लगे हों, पहले नहीं होता था। एक छोटी बच्ची 10 साल की, वो आज मेरी एज के बराबर है। हाँ जी। उसने अपने आप को संभाल लिया है, ओके। दूसरे भी संभाल पाए। जिसके साथ कभी कुछ गलत हुआ है, खासकर रेप जैसी केस, क्या बात कर रहे हैं? मेरी नज़र में आए थे वो जब मैं 20 साल की थी, हाँ। और उनके साथ जब हुआ था वो 10 साल की थी। मेरा और उसका रिलेशन ऐसा है कि देखा है हमने उसको ऊपर आते हुए। मैं उसका नाम नहीं लूंगी जैसे मैंने औरों का नाम लिया, क्योंकि शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन राइट नाउ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रही है, और उसकी इस चीज़ के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। वो भी अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते थे, कभी आया के ऊपर तो कभी वॉचमैन्स के, कि भाई वॉचमैन वॉच करेगा ना, कोई गलत ना हो। बट वही वॉचमैन ने वो बच्ची को खत्म किया एक तरीके से, उसकी बॉडी वाइज, माइंड वाइज। उसने रेप किए उसके कई बार, एक बार में। और वो बच्ची को पता ही नहीं था तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। 10 साल के बच्चे को उस वक्त क्या पता है कि तेरे साथ क्या हो रहा है। आज बच्चा बोल पाता है, इतना कुछ सीख रहा है, वो उस वक्त नहीं था कुछ भी। एंड मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं उसके बारे में बताते हुए। वो लेडी आज बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, लेकिन उसने जो परिस्थितियां झेली हैं वो मैंने देखी हैं। क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उस जगह से हट गई तो उसके साथ गलत होना बंद हुआ, पता नहीं कब तक चलता रहता। तो आप अपने बच्चे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे पालिए। अगर आप अपने बच्चे को एक एल्डर नहीं दे सकते घर में, तो आप बच्चा मत पैदा करो। आप आया के भरोसे, आप वॉचमैन के भरोसे बच्चे मत पालिए। आप ना भी सीसीटीवी कैमरा लगा ली, कुछ भी करो, या आप ऐसा डे बोर्डिंग ढूंढिए जहां पर बहुत चीजें ना क्लियर हो, बंद ना हो, खुला हो, और वहां पे लोग हों। बच्चे को अकेला मत छोड़िए किसी के भी भरोसे, क्योंकि वो भरोसे एक बार ही छोड़ के जाते थे। वो वहां से मूव कर गए तो उसकी जिंदगी थोड़ी सी ठीक हुई, अदरवाइज उसका जो मेंटल प्रोसेस था वो मैंने कितना उसको बोल बोल के, कितनी कंसल्टेंसीज दी होंगी, कितने घंटों की दी होंगी, ये मुझे भी याद नहीं। सो आप सबसे निवेदन है यही कि अपने अंडर्स का तो ख्याल रखें। सिर्फ लड़कियों का ही ख्याल नहीं रखना है आपको, लड़कों का भी ख्याल रखना है। उसको आपने चेंज किया था, मतलब आपने कुछ चीजें गए थे या क्या, मतलब क्या उनके साथ बात करना बड़ा जरूरी है। क्या चीजें गई थी आप बता सकते हो ऑडियंस को थोड़ा? देखिए, एक तो है ना, किसी का भी इस मामले में ऊपर नमा अपने आप में ही बड़ी बात होती है। उसने आपसे सारी चीजें शेयर करी। हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेंड थी, उसको मेरे पास जितने भी लोग हैं आज तक, वो मुझे अपनी परेशानियां इसलिए बताते हैं या सॉल्यूशंस इसलिए लेते हैं, उन्हें पता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं कितना भी नोन हूं। मेरे सीक्रेट्स, हर किसी का एक सीक्रेट होता है। वो सीक्रेट अगर शेयर करने से दे थिंक यू आर सेफ, हाँ, लेकिन वो दिमाग से निकला ना, आपने किसी का साथ शेयर किया और उसकी एक बाउंड्री है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट मेरी लाइफ से मैंने उसको समझाया था कि देख, मैं इतना कुछ कर रही हूँ ना,
लेट्स ट्राई, तू उसके बारे में बात मत कर, तू सोच मत। तो अभी वो क्या कर रहे हैं वो? शी इज वेरी गुड इन हर ओन स्किल, जो भी वो कर अच्छी लाइफ जी रहे हैं आज के टाइम में, वो अच्छा कर रही Now she is है, happy? बच्चे बड़े, हाँ शी इज हैप्पी। एंड वो उस फ्रेज को एक तरीके से फोबिया बस्टर से मैंने उसका बस्ट कराया थी चीजें। अब फोबिया नहीं है इस चीज को? नहीं, कोई फोबिया नहीं, याद भी नहीं है। एक इम्पैक्ट होता है ना किसी चीज का, आप उसको पकड़ के रखते हो, जो मैंने पहले भी बताया था, उस इम्पैक्ट को रिलीज करना है आपको अपने दिलो दिमाग और बॉडी से। वो वक्त रहते रहते जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है, आपको सिर्फ सही इंसान तक वो बातें पहुंचानी आनी चाहिए। और सब पे विश्वास नहीं किया जाता, गलत लोगों को अपने बारे में ना बताए, वरना गलत हाथों में भी पड़ सकते। नेक्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि आज बातें बहुत हो गई हैं और हम लोग अगली बार बहुत सारी लास्ट का जो एंड था बड़ा वो था। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे मैम की पूरी स्टोरी के बारे में, एनजीओ की पूरी कहानी जानेंगे, कैसे एनजीओ बनाया मैडम ने, और एनजीओ तो बनाया, क्या स्ट्रगल्स आए थे, क्या प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में, और कोई भी अपना एनजीओ कैसे ओपन कर सकता है, अगले पार्ट में मैम जरूर बताएगी। इसके साथ में कुछ ऐसी और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज अगले पार्ट में हम शेयर करने वाले हैं। बस बहुत सारी बहुत स्टोरी कुछ है बताने के लिए, ये तो एक स्टोरी थी। स्पेशली वी विल टॉक ऑन कैंसर एक बहुत कैंसर ये नहीं, वी विल टॉक अबाउट अवर बॉडी। Body. आपको मैं अंदर का नजारा दिखा दूंगी कि बैठे बैठे बातों से कि आपका शरीर है क्या, डर जाओगे तो ये होगा तो आपका, आप ठीक कर पाओगे। तो ये सब जानने को मिल जाएगा। कोई भी अगर इस पॉडकास्ट को देख के आपके क्वेश्चन को कमेंट कर देना, मैम जरूर रिप्लाई देगी। डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर भी दे देंगे और मैम की इंस्टाग्राम डिटेल सारा कुछ दे देगी, फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में थैंक्स अ लॉट, मैंने काफी समय लिया है। नहीं मैम, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ज्यादा वैलिड है। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और मजेदार पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।